सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल एक प्रोग्राम मौलाना तारक जमील पे किया था। आज मौलाना तारक मसूद का एक क्लिप मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अचानक नज़र पड़ गई। मुझे अब याद नहीं कि ये कब का है, कितना पुराना है, लेकिन चले जो भी है। लेकिन मैं ये इन उलमा को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बात करें, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, कोई किसी से पूछ लिया करो यार। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी आपने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना। अगर इनकी ज़िंदगी से आप झूठ निकाल दें, तो मेरा ख़्याल बाकी बचता भी कुछ नहीं। मुकम्मल तैयारी होती है, या तैयारी नहीं भी करते, लेकिन जो मुँह में आता है बगैर तहकीक के बोलते रहते हैं। ठीक है, 100% तो किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मगर कम से कम जितनी भी बात करें उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई नज़र आनी चाहिए। अच्छा, दावा ये कर रहे थे यहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इंग्लैंड में और यूरोप में जो लोग आए हैं, उनको ज़बरदस्ती जी कादियानी बनाया गया और उनको लालच दिया गया कि आपको यहाँ पे वीज़े मिल जाएंगे अगर आप कादियानी हो। मुनाफ़क़त की मैं 2-3 चीज़ें आज आपको बताऊंगा प्रोग्राम। पहली चीज़ तो ये है कि जो तरबियत आप लोगों ने की, बड़े बड़े उलमा वहाँ पे नाम अब सबके लेने तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद क्या यही रिजल्ट निकलना है कि लोग वीज़ों के लिए अपने आप को बेच देते हैं? ये बड़ा एक हैरानकुन एक सवाल है वैसे। तो इसका मतलब ये है कि उलमा भी अपने आप को बेच देती है फिर। जो भी इनसे फतवे लेने होते हैं, आपको भी पता है वो फतवे मिल जाते हैं लोग। जो भी काम करवाना होता है, वो हो जाता है। तो अगर आपकी तरबियत मज़बूत होती, अगर आप अच्छी तरह इनको समझाते कि इस्लाम क्या है, तो फिर ज़ाहिर है कोई भी अपना जो दीन है छोड़ के, दीन क्या, फ़िरका आप कह सकते हैं, दीन तो एक ही है सबका, तो वो फ़िरका छोड़ के दूसरे फ़िरके में ना जाता। वहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें, पता नहीं कितने फ़िरके बने हुए हैं, कितने उलमा हैं और कितनी मसाजिद है, हर एक की अपनी मस्जिद है। और सारी मेहनत करने के बावजूद भी आप आके खुद ही इस चीज़ का इकरार कर रहे कि लोग जी वीज़ों के लिए कादियानी होते जा रहे। तो ये एक तो बात मैंने आपको बताई है कि मुनाफ़िक लोग हैं ये उलमा। और दूसरी तरफ सुन लें मुनाफ़िकत की, जो दूसरी तरफ इनके दावे हैं कि पाकिस्तान में अहमदियों को कोई प्रॉब्लम, अहमदी जो हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे रहना। और ये जो ऑर्डिनेंस बने हुए हैं या जो कुछ जुल्म होता है वहाँ पे, ये जो अहमदी हैं, ये इसलिए यहाँ आके यूरोप में बताते हैं, इनके नज़दीक कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से अहमदियों को पाकिस्तान में रहने में प्रॉब्लम होती है। और फिर यहाँ आके यूरोप में ये बताते हैं अपने मसाइल कि हमें वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते, हमें सलाम नहीं करने देते, हमें कुर्बानी अब आ रही है वो नहीं करने देंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं आप सबके लिए, जुमा नहीं पढ़ने देते। तो दोनों में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़र्क है बात। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन उलमा ने कभी ना तहकीक की, किसी मज़हब की भी नहीं। और मैं आपको एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ, इस्लाम की भी नहीं की। इस्लाम के मुतल्लिक़ भी इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे आगे लोगों को गुमराह करना शुरू किया हो। अगर ये गुमराह ना करते, आज आप देख लें जो पाकिस्तान में हालात हैं, इस्लाम के मुतल्लिक़ आप जाके लोगों से सवालात कर लें, वहाँ ही आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में है ये कौम। और इनका दावा ये है, कल का बड़ा शोर पड़ा हुआ है, पंजाब हुकूमत ने जी तारक जमील को तबलीग से रोक दिया। जो तबलीग की थी उसके नताइज क्या निकले, पहले ये बताएं। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब गवर्नमेंट ठीक है, मैं ये कहता हूँ क्या किया उसका बताइए। जो पहले की तबलीग थी उसके रिजल्ट क्या निकले। तो जनाब इन उलमा ने जो अपनी दुकानें, जिस तरह मैं बताता हूँ, वो कारोबार सजाए हुए हैं, उसमें इन्होंने ना कभी मज़हब की तहकीकात की, ना जिस फ़िरके के मतलब ये यहाँ आके बयानात देते हैं उसकी तहकीकात की। अब मैंने इसके बारे में जब पता किया कि
हज़ारों लोग कौन से यहाँ पे आके जनाब जो पहले अहमदी नहीं थे वो अहमदी हुए और उनके यहाँ उनको वीज़ा मिल गए। ये बात भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो यूरोप ये इंग्लैंड की या यूरोप की अदालतें हैं, ये मुकम्मल तहकीक करती हैं और फिर उनसे पूछते भी है कि आप कब अहमदी हुए और क्यों हुए? ये भी पूछते हैं, सवालात करते हैं जज। और आप पाकिस्तान में थे, आप यहाँ पे थे और इतनी लंबी ये तारिक मसूद साहब छोड़ रहे थे, उसमें कोई हकीकत नहीं। इतनी लूट नहीं पड़ी हुई कि यहाँ आके आप कह दें जी मैं अहमदी हो गया हूँ और आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो वैसे तो दूसरे भी बेशुमार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको पाकिस्तान में मसाइल का सामना है। पीटीआई वाले भी हैं, ये क्रिश्चियन बरादरी भी है और भी लोग हैं। लेकिन अगर आप कहते जनाब फ़र्ज़ करें तारिक मसूद साहब कि एक तरफ आप कहते कि अहमदी अच्छे लोग नहीं, फिर आप रोज़ाना इस पे खुतबात भी वहाँ पे देते हो। वहाँ पे इस्लाम की तो बात हो ना हो, नफ़रत की तालीम दी जाती है और इतनी नफ़रत बनने के बाद एक अहम सवाल है कि आपके लोग फिर कहते जी हम कादियानी होके तो वहाँ पे जाके वीज़े ले लें। तो इसका मतलब आपकी नफ़रत में भी वो कोई जान नहीं है, तो इसमें थोड़ी जान डालें। कि ये क्योंकि जब तक आप इसमें जान और नहीं डालेंगे, उस वक़्त तक शायद इस तरह के मामलात को ना रोक सकें। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि जो भी अपने अकायद पे कायम होता है, वो कभी भी ना वीज़े के लिए, ना दौलत के लिए, ना अगर उनकी तरबियत अच्छे माहौल में हुई हो, अच्छी दुनिया में रहते हो, अच्छे अखलाक के मालिक हो और अपने उलमा को देखते हो कि वो बड़े ज़बरदस्त मौलवी हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो कोई भी दूसरे फ़िरके में नहीं जाता। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी नफ़रत आपने भरी, उसके बाद लोग अहमदियों का केस क्यों करवाते हैं जी? ये भी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। वो क्रिश्चियन के क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि क्रिश्चियन के खिलाफ आप हैं तो ज़रूर, मगर ऐसी नफ़रत नहीं भरी हुई। तो उनके भी तो केस यहाँ मंज़ूर हो जाते हैं ना। लेकिन क्योंकि ये भी एक तरीका वारदात होता है लोगों को बताने का और फिर वहाँ बताया जा रहा है कि जो अहमदी हैं, जिनको मानते हैं, जो इन्होंने अहमदी या जमात की बुनियाद रखी, वो जनाब उनके मतलब कुछ इस तरह की बातें मैं सुन रहा था ये जो बता रहे थे। आप तो उनसे ज़्यादा बताते हैं, उसके बावजूद फिर आके लोग कैसे अहमदियों वाले केस यहाँ करवा लेते। आप तो झूठ बोल-बोल के थक चुके हैं और अब आपके पास झूठ बोलने के लिए भी मेरा ख़्याल कोई चीज़ नहीं। लेकिन कोशिश ये करती है, रोज़ाना हमारे उलमा कोशिश करते हैं किसी तरह कोई गौस अली शाह की कहानियाँ सुना के लोगों को बता रहा होता है कब्र में, वो जी फरिश्तों को पकड़ लिया, कोई कोई सुना रहा होता है। अजीबो-गरीब किस्से। अच्छा मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जिनमें थोड़ी बहुत ही समझ है, वो फिर उन्हीं की वीडियो लगा के बताते हैं यार ये देखो, ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिसमें थोड़ी-सी भी समझ है। मगर क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनमें अकल या शऊर है, क्योंकि हमारे जो उलमा हैं, ये हमारे सियासतदान, उन्होंने वैसे ही कौम को जो है अकल से पैदल कर दिया हुआ है। पैदल का मतलब होता है कि फारग कर दिया हुआ है। तो मैं ये जो मौलाना तारिक मसूद साहब हैं, इनसे गुज़ारिश करूँगा कि मौलाना साहब देखिए, कभी सच बोलें। आप इंग्लैंड में आएँ, यहाँ ज़रा पता करें, कितने लोग जो है उन्होंने इस तरह जनाब केस करवा के तो पेपर हासिल किए। आपको मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तादाद में मिले जिस तरह ये बता रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे केस करवा के तो वीज़े हासिल कर रहे हैं। अच्छा, उनको लालच दिया जाता है। जब इसके बारे में पता किया, अब एक और मज़े की बात सुन लें, पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बने हुए हैं कि वहाँ किसी को लालच क्या देना, मुझे लगता है वैसे ही किसी को कोई तबलीग करे तो वो डर रहा होता है कि कहीं मेरे ऊपर केस ही ना बन जाए।
क्योंकि आपके पास ये तो टीमें मौजूद है जो झूठे केस बना देती है। ये नहीं कि अहमदियों पे, आपने देखा ये फेसबुक पे आम शहरी जो है उन पे भी झूठे केस बने हुए हैं, वो भी 800-900 लड़के लड़कियां जेलों में बैठे हुए। मैं आज ही देख रहा था, एक जज साहब जैसे उनको पता नहीं है लाहौर के, वो कह रहे थे जी मुझे समझ नहीं आ रही कि शहरी को एक केस से जान छूटती तो वो दूसरे में कैसे अंदर हो जाता। अच्छा, हमारे जजों को भी समझ नहीं आती। ये भी देख ले, अजीबो-गरीब किस्से कहानियाँ सुनाएँगे कि आपको जहाँ से हुक्म होता है वहाँ से आप जब अ, आप उनके वफ़ादार मान जाते हो तो वहाँ पर केस क्या, जितने मर्ज़ी केस किसी के ऊपर डालते हो। यहाँ पे अदलो-इंसाफ़ नहीं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कि अदालतें अदल नहीं कर रही। उलमा भी जब बात करते तो अदल का नामो-निशान नहीं वहाँ। दूर-दूर तक अदल नहीं। सिर्फ़ ये कि अपनी बात में थोड़ी-सी ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से लोगों में दिलचस्पी पैदा हो। मुझे एक अरसा हो गया यूरोप में, मैंने तो यहाँ नहीं देखा कि ज़बरदस्ती किसी को किसी का मज़हब चेंज करवा के तो उसे कहा जाए जी आप वीज़ा ले लें आके। और ये वीज़े देते हैं यूरोप वाले, पहले मुझे बताएँ, अक्ल के अंधों। कोई आके बताए कि मैं यहाँ पे जो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होती है, फिर पिछले दिनों मुझे एक अचानक मुलाकात हुई किसी के साथ, वो कहने लगे मेरी हियरिंग थी तो मैंने फिर उनसे इन्फॉर्मेशन ली। वो कहने लगे मैं अहमदी हूँ, मैंने कहा अच्छा जी। कहने लगे कि मेरी 3 घंटे तक प्रोटोकॉल हुई है, ये यूरोप की बात। तो मैंने कहा फिर? कहते उन्होंने ज़्यादा सवालात यही पूछे कि जो अहमदी हैं उनके अकायद क्या है। अब एक नए बंदे को आप आके कह दे कि आप जाके वहाँ पे सर्टिफिकेट लेके तो चले जाए, तो जज जब सवालात करेगा तो फिर क्या बनेगा? आपके जो लोग हैं जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी, उनको तो आज तक कायदे-आज़म के नाम का पता नहीं है। उनको तो ये नहीं पता पाकिस्तान किसने बनाया। उनको तो ये बताया जा रहा है कि ये शरीफ फैमिली ने बनाया है पाकिस्तान। जिस तरह एटम के बारे में बताया जाएगा कि उसका हीरो नवाज़ शरीफ है। कौम है, जो मर्ज़ी बताते रहे उसको। क्योंकि आप वो अगर नहीं मानेंगे तो आप उनको ज़बरदस्ती मना लेंगे कि जनाब ये चीज़ें, तो इस तरह सिस्टम को आप गलत रंग देते। और कॉमर्स में लोग अच्छे-अच्छे कॉमर्स भी करते हैं, एक आधा बंदा ऐसा भी होता है जिसको हमारे प्रोग्राम पसंद नहीं आते, तो भाई कोई बात नहीं है, आप अपना कीमती टाइम ज़रूर ज़ाया करना। बेशुमार यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं और ये हमारा वाहिद चैनल है जो हम, पिछले दिनों मुझे एक बंदा मिल गए, एक साहब मिले तो कहने लगे अब तो आप बड़े सख्त बोलते हैं कि जिसने देखना देखो, जिसने नहीं देखा। वो मैं क्या, हम अपने मर्जी के साथ सिस्टम को चलाते हैं, हम किसी के कहने में नहीं चलाते। किसी को नहीं पसंद ना देखे, क्योंकि लोग खुद ब खुद आते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे बिल्कुल सच और हक की बात की जाती। तो हमारे उलमा को बहरहाल आखिर पे यही मैं कहूँगा कि अगर लोग अहमदी हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके उन पे आपने पाबंदियाँ भी लगा दी, उन पे सारा कुछ लगा दिया, उसके बावजूद फिर क्यों नहीं असर हुआ, ये भी एक सवाल है। तबलीग वो नहीं कर सकते, आप कह रहे, एक तरफ आप कह रहे हज़ारों अहमदी हो रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उन पे तबलीग पे पाबंदी। तो किसी जगह पे भी ये टिकने वाले नहीं है। नाज़रीन, मुनाफ़िक़त की मिसाल आपको डॉक्टर इसरार ने दी थी कि आज दुनिया में सबसे बड़ी कौम जो है मुनाफ़िक़, वो पाकिस्तानी है। अब इसके अलावा मैं क्या कहूँ? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, तारिक जमील के बारे में भी बात करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट भी, हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर हैं जावेद इकबाल चीमा साहब, आप जानते हैं। और चीमा साहब, ये इलेक्शन हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो करवाई जा रही है उसमें धांधली नहीं होगी? अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो तो ये बताया जा रहा है कि धांधली फुल हो रही वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक साहब, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुबारक साहब, बात ये है कि मैं क्योंकि एक मुख्तलिफ ज़ेन का बंदा हूँ,
और मुख्तलिफ अपना नजरिया रखता हूँ। मैंने पहले जितनी मरतबा भी आपसे कोई बात की है वो बड़ी दो टोक अल्फाज में की है। मैं अगर मिलावट वाली बात करूं तो हो सकता है आपकी रेटिंग बढ़ भी जाए, तो मगर है कि मैं मिलावट वाली बात या ऐसे फजूल जो होप है ना उसकी बात नहीं करता। मैं सीधी सी बात करता हूं कि इस जनरल फील्ड मार्शल के होते हुए, इस हसद बुगज कीना नफरत के होते हुए, इस जो है ना डिक्टेटर मार्शल लॉ के होते हुए और इस जनरल रानी के होते हुए आपको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता और कभी सोच भी नहीं सकते आप कि आप कोई इलेक्शन जीत सके। बाई इलेक्शन तो जो है ना वो उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। आज तक किसी हुकूमत के अंदर ये हुआ ही नहीं है कि कोई हुकूमत जो है ना बाई इलेक्शन किसी को दे दे। तो ये आप बात अटल है कि 80% से ज्यादा लोग पीटीआई के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब तो 90% पूरे मुल्क के अंदर ये पहुंच चुकी है जो है ना वो तरीके इंसाफ की कबूलियत, इमरान खान की कबूलियत। मगर होगा, कहते हैं ऊपर खुदा बैठा है नीचे फिरौन बैठा है, होगा वही जो फिरौन चाहेगा। तो ये है सूरत हाल। नहीं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? वही होगा जो खुदा चाहता है। फिरौन जो चाहता है वो तो आपको पता ही है। जो हालात बने हुए हैं, लंबी लंबी जेल की सजाएं सुनाई जा रही है, 10-10, 15-15 साल की, और जो वहां पे मुकदमा बनाया गया उसमें है कुछ भी नहीं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि होगा वही जो मेरा खुदा चाहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के निजाम के नीचे ये बात अटल है। जिस तरह एक भगोड़े लानती शख्स ने चैनल पे बैठकर, टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि अच्छा वो बादशाह है तो फिर बादशाह ही है, और बादशाह के होते हुए जो है ना वो दिल बड़े होते हैं बादशाह के और प्रिजनर के कमरे छोटे होते हैं। तो लानती शख्स को जब इस तरह के लानती शख्स बयान देते हैं ना तो फिर उनको खुदा याद नहीं होता। इस वक्त तो खुदा की जात किसी को याद नहीं है। अल्लाह जल्ले शानहू का एक सिस्टम है। अल्लाह जल्ले शानहू तख्त में बैठा के भी इज्जत और जिल्लत का फैसला करते हैं और तख्त से उतार के भी जिल्लत और इज्जत का फैसला करते हैं। तो ये इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, इसलिए इनके सामने बीन बजाने वाली बात है कि ये कह दें कि जो होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। नहीं, इस वक्त जो हो रहा है मुल्क के अंदर, और अल्लाह जल्ले शानहू ने ये तख्त दिया हुआ है ये आजमाने के लिए, ये लित्तर परेड करने के लिए, इनको दोजख में डालने के लिए, इनकी आखिरत खराब करने के लिए, इनको नजात न देने के लिए मोहरे फिर अल्लाह भी लगा देता है। तो फिर अल्लाह जल्ले शानहू की जात का ये करिश्मा है कि अल्लाह जल्ले शानहू तख्त में बैठा के भी नमरूद और फिरौन को रसवा कर देते हैं और तख्त से उतार के इमरान खान जैसे शख्स को भी कबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये मेरे अल्लाह जल्ले शानहू का करिश्मा है। ख्वाजा आसिफ का बयान आपकी नजर से गुजरा? वो तो कहता है मोदी से ज्यादा इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो तमाशबीन है, जिनसे पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान की सालमी को खतरा है, वो है नून लीग। उसमें यासिन इकबाल नारवाल का फिरौन हो, उसमें ये शोबाज ये रंगबाज सियालकोट का ख्वाजा आसिफ हो, उसमें ये जनरल रानी हो, उसमें ये अदली बूट पॉलिश करने वाला हो, नवाज शरीफ वो पूरा शरीफ खानदान इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। यही वो खानदान है जो कहता था इस वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। यही वो बगैरत खानदान है, यही वो खंजीर और लानती टोला है जिसकी वजह से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा, क्योंकि इनका शुरू से जेन ये है इक़्तिदार और ग्रेटर पंजाब। और ये बात किसी की समझ में आए ना आए, मगर ग्रेटर पंजाब का ये बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने मोदी से पींगे बढ़ाई थी और इसी के लिए मोदी का नाम नहीं ले रहे और इसी के लिए मोदी के आगे घुटने टेके हुए हैं। इसलिए मोदी को घरों में बुला के उसको साड़ियों तोहफे और दिए जाते हैं। इसीलिए मिलों के अंदर इंडिया के एजेंट बना बैठाए हुए हैं, इसलिए जाती उमरा के अंदर इंडिया के एजेंट राह के एजेंट बैठे हुए हैं। ये सारे ग्रेटर पंजाब की शक्ल में, हुकूमत तख्त लेने की शक्ल में इंडिया से पीके बढ़ा रहे हैं और इस तरह के बयान देते हैं। ये वो लानती टोला है जो इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान के अंदर इनके होते हुए, जिंदा होते हुए इनको सजा ना मिली तो मेरा अल्लाह जल्ले शानहू
इनकी आंखें बंद होने के बाद कब्र के अंदर जो इनका हश्र होगा वो आप और मैं देख तो नहीं सकते, मगर मेरा ईमान है कि ये वो जहन्नमी लोग हैं जिनका जहन्नम के अंदर भी शायद उससे भी बड़ा बुरा ठिकाना को अल्लाह ताला इनके लिए ढूंढे। एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि जहन्नम तो बाद में मिलेगी, मगर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वो तो इस दुनिया में हो रहा है। हाँ, वे ये होता आ रहा है। ये मेरी अल्लाह का एक अटल कानून है कि मेरे अल्लाह जल्ले शान कुछ मेरे अपने भी कौल फेल होते हैं, मेरा अपना भी किरदार होता है। तो कौम जो है ना, जो उस कौम के अंदर ये शऊर ही ना हो कि वो एक जैसे खानदान को 40 साल के लिए वो पूजा कर रही हो, और इसलिए उसमें कौम का भी कसूर नहीं, कौम को इस जगह पे ला के खड़ा किया गया है कि कौम बद किरदार बन गई, कौम उठने के काबिल नहीं रही, कौम जो है, क्योंकि कौम के अंदर रिश्वत इकरा परवी इतनी आम कर दी गई कि थाने के अंदर सुनवाई नून लीग के गमाश्ते के होती नहीं। अब 40 साल से ये रिश्वत का कारोबार चल रहा है, 40 साल से भर्तियां रिश्वत पे हो रही हैं, 40 साल से ब्यूरोक्रेसी को जो है ना तमाशबीनों को उंगलियों में नचाया जा रहा है, 40 साल से उन वकीलों बदमाशों उन लोगों जो करप्ट वकील हैं उनको जज बनाया जा रहा है। तो 40 साल से जो सिस्टम के अंदर करप्शन हो रही है, सिर्फ इसलिए अब उनके अंदर ये बात पैदा कर दी गई थी, पटवारियों के अंदर आज भी है कि खाता है तो लगाता भी है। तो ये बात इसलिए कि हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की थी वो इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं, और आज लोग उठ नहीं रहे, लोगों के अंदर शऊर नहीं है। तो फिर मैं जालिम हो गया, क्योंकि जुल्म के साथ मैंने बैठा, जुल्म के साथ खाया, जुल्म के साथ उठा, तो फिर जालिम के साथ मैं अगर खामोश भी रहूं तो जो जालिम के सामने खामोश रहता है वो भी जालिम होता है। इसलिए मेरी ये औकात हो गई इस कौम के अंदर, वो चीज जो है ना फिरौनियत ने ऐसी कूट कूट के भर दी है अब इस कौम के अंदर। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ इनकलाब 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 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री। यही इमरान खान कहता है, यही इमरान खान के सारे, इसलिए इमरान खान को मुर्शद मानते हैं हम कि उसने इनकलाब के लिए कदम उठाया है, क्योंकि इस मुल्क का जो ऑपरेशन है अब बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये जो छोटा था साहब था, ये नासूर बन चुका है। अब इस कौम को पटरी पे डालने के लिए, इस कौम की, इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इस मुल्क को शऊर देने के लिए, इस मुल्क को इस नैज तक पहुंचाने के लिए कि तुम अल्लाह पे यकीन करो, फिरौन की बातों पे यकीन मत करो, इसके लिए एक बड़े इनकलाब की जरूरत है। उसके लिए इमरान खान निकला हुआ है। उसकी काली जात पे है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, इस पूरी कौम के लिए लड़ रही है, और कौम को जगा चुका है, जगा रहा है, कौम को दलदल से निकाल रहा है, कौम को शऊर दे रहा है। ये है इस वक्त की जरूरत। सर मुख्तसर जरा जवाब दीजिए। कौम तो कहती है हम तो बड़े नेक हैं, ये आपने सुना होगा वो तारक जमील कहता है मैं 18 साल की उम्र से तबलीग कर रहा हूँ, मेरी तबलीग पे पाबंदी लगा दी है, और भी उलमा जो वो कहते रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, और कौम की बड़ी तादाद हज के लिए गई है। ठीक है 67,000 लोग नहीं जा सके, उनके पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन जो गई है उनकी तो दुआएं कबूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शैतान ना, मैं कहता हूँ कि शैतान को तो छुट्टी पे चला जाना चाहिए। जितने पाकिस्तानी शैतान उधर गए हैं, शैतान की तो वहां जरूरत ही नहीं है, वहां तो इनको कंकरियां लगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं उम्रा करने जाऊं और मैं पाक साहब होके आ जाऊं, मैं उम्रा कर लिया, अब मैं बड़ा 30 मार्क बन गया हूँ, पाक साहब हो गया। नहीं, गलत है। हज अब वो हज नहीं है, अब वो उम्रे नहीं है। रिश्वत के पैसों से, हराम के पैसों से, जुल्म करने से, नाइंसाफी करने से जो है ना, अगर हज में कामयाबी मिलती है तो ये बिल्कुल मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी के कानून के जो है ना मुनाफी है। ये अल्लाह और अल्लाह का कानून ये नहीं कहता, और कतई तौर पे ये हमने गलत जो है ना मंसूब कर लिया अपने आप को कि हमारी उम्रें और हज जो है ना कबूल बिल्कुल नहीं होंगे। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो गए हैं, क्या इनके हज और उम्रे कबूल होंगे? नहीं, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी इनके ऊपर लानते भेजेंगे उधर। ये कोई सिर्फ सैर सपाटा कह सकते हैं आप, मुल्क के पैसे का ज़ियाद कह सकते हैं आप, इनका बड़ा गर्क मजीद कह सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे शैतान की पूजा करने वाले कभी माफी लेके वहां से नहीं आ सकते। हाँ, माफी सिर्फ वो सूरत मिलती है कि उस इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के जो अल्लाह से वादा करके आए हो, आज के बाद इंसाफ शुरू कर दो, शायद मेरा अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दे। नहीं, वो कैसे कर दे इंसाफ? उनके पास पल्ले ही कुछ ना किसी के हो, तो वो किधर से करे इंसाफ, ये बताइए। ये फैसला मेरे अल्लाह ने इंसान को दिया है। कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। नहीं तो अगर तुम्हारे जमीर के खिलाफ हो रहा है, कुर्सी छोड़ दो। अगर कुर्सी में चिमटे हो,
और ऊपर कर्नल की पर्ची पे अमल कर रहे हो, तो लानत है तुम पे बेशुमार, और तुम्हारा कोई हज उम्रा कबूल नहीं है, और लानतें हैं यहाँ भी, इस दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी, और जहन्नम में तुम्हें फेंका जाएगा। अगर तुम मुसलमान हो तो यकीन कर लो, नहीं तो फिर देखो वो काफिर भी कहता था मैं देख के यकीन करूंगा, तो फिर देखो, जब देखोगे तो फिर उस वक्त वापसी का कोई सहारा नहीं होगा। जी मतलब कैसे कुर्सी छोड़ दे, 100 पुलिस वाले सुबह आगे पीछे होते हैं, घर में नौकरानियां होती हैं, साफ पानी भी नहीं पी सकते खुद, वहां पे मसाज हाउस बने हुए हैं, वहां पे उनकी हर तरह ख्याल रखा जाता है, तो आप कहते हैं कुर्सी छोड़ दे। क्या करें कुर्सी छोड़ के, काम तो कोई सीखा हुआ नहीं ईमानदारी का, तो किधर से खाना पीना, फिर इस तरह की है ना। फिर माँ बाप ने हराम का कमाया था, फिर एक तख्त में बैठ के अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने तख्त किसका चलाना है, या इस्लाम क्या देता है, और या अल्लाह और अल्लाह के नबी ने क्या फरमान है, क्या हदीस पाक है, और कुरान क्या रास्ता देता है, तो फिर आप चाहे हाफिज़ कुरान है, चाहे आप आम आदमी हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप एक मुनाफिक हैं, और मुनाफिक का दर्जा जो है ना वो एक काफिर से भी ज्यादा बदतर वो होता है। इसलिए वो जहन्नम में, उसके लिए तो सारे दरवाजे जहन्नम के खुले हैं, वो जहन्नम में जाएगा। ये सोचने वाली बात थी एक मुसलमान की, कि मुसलमान कहलवाने के लिए मुसलमान का नाम होना या मुसलमान माँ के पेट से जन्म लेना जरूरी नहीं है, मुसलमान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थामना, ये है मुसलमान का काम। अच्छा, तारक जमील को रोक दिया गया वहां पे समड़े हाल में, वो था, क्या नाम है उसका, मनसेरा में था तबलीगी जमात वालों का, तो बताया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि वहां पे ये कोई तकरीर वगैरह नहीं कर सकते। देखें, मैं क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब की इज्जत करता हूँ, तबलीगी जमात वालों की इज्जत करता हूँ, गो के मेरे काफी इख्तिलाफात हैं तबलीगी जमात वालों के साथ। मैं जब 2014 और 15 के अवाइल और 14 के आखिर में जब 4 महीने लगा रहा था, तो मैंने उस वक्त जो देखा था, मैंने उस वक्त भी ये महसूस किया था कि कुछ लोग जो है ना वो मजलिस शूरा में बैठे हुए, जब हम मीटिंग में होते थे सुबह मशावरत में, तो मैंने देखा था कि मौलाना तारक जमील साहब की उस वक्त भी मुखालफत की जाती थी। उसकी काफी वजूहात हैं, एक तो मौलाना साहब का कद काठ है, एक तो उनका बयान है, और बहुत सारी वजूहात हैं जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो मकबूल हैं बहुत, और कुछ लोग उनसे खाइफ थे कि कहीं ये अमीर ना बन जाए। तो बहरहाल उसमें वो उनकी तरफ नहीं जाता। इतना कह सकता हूँ कि मौलाना तारक जमील साहब बिल्कुल पाक साहब हैं, मैं उनकी ईमानदारी की तस्दीक करता हूँ, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि अल्लाह ताला, उन्होंने कोई बददियानती नहीं की। उन्होंने अपने वालिद की जो है ना वो जमीन है उनकी, वो करोड़पति खानदान से है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, जो कुछ कमाया खाया उनकी अपनी जायदाद है विरासत से। बाकी एक बात मैं जरूर इजाफा करता हूँ, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो इमरान खान की हमायत में बयान दे देते हैं, और ये बात जो है मेरे फिरौन को, मेरे फील्ड मार्शल को, मेरे डिक्टेटर को, मेरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को, और जो मेरी जनरल रानी को, ये बात जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। ये जनरल रानी और जनरल याया वाली नंबर 2 जनरल रानी है। इसलिए इस वक्त मुल्क में वही कुछ हो रहा है जो 1971 में हुआ था। हो सकता है इसका नतीजा भी वही हो कि मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि खेल वही खेला जा रहा है। इसलिए जो भी इमरान खान के हक में बात करेगा, वो कितना भी पाक साहब हो, उसकी बेइज्जती होगी, वक्ती तौर पे उसके खिलाफ आवाजें कसी जाएंगी, क्योंकि तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया जो है ना वो अनपेड है, वो वॉलंटियर है, और जो हुकूमत का मीडिया है, वो जनरल साहब का सोशल मीडिया है, या जनरल रानी का जो सोशल मीडिया है वो पेड है, और पेड आपको पता ही है, फिर वो चुल्ली पटाखे ज्यादा चलाते हैं। तो ये है सूरत। आखिर में ये बताइए, आपने अभी मौलाना तारक जमील के मतलब बताया, और भी उलमा है ये कहते हैं हम बड़ी दुआ करते हैं मुल्क के लिए, बड़ी तबलीग की, मगर वहाँ के हालात आप खुद ही बता रहे हैं कि हज पे जो लोग गए उनके पास हलाल की कमाई नहीं, तो वो किधर गई सारी मेहनत इन लोगों की? यही है, यही मसला है। असल में तबलीगी जमात वालों ने यही काम किया था, यही वो चाहते थे, यही हम करते थे अगर जब तबलीगी जमात में थे। वो कि इस वक्त मैं भी कटा हुआ हूँ कि असल बात क्या है कि लोगों के ज़हनों को बदलो,
लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, लोगों को अल्लाह का तारफ कराओ, लोगों को अपने नबी का तारफ कराओ। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं है, पूरे दुनिया आलम इस्लाम की बदकिस्मती है कि जो मुसलमान हज पे जाते हैं उनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इतनी दुआएं फलस्तीन के बारे में मांगी जाती हैं, क्यों कबूल नहीं होती, और दूसरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इसलिए कि इन मुल्कों के अंदर, खासकर पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के मुल्कों के अंदर सिलेबस नहीं है, वो सीरत नबी का सिलेबस नहीं है, वो अल्लाह के कानून वाला सिलेबस नहीं है, वो मेरे प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के सिलेबस वाला कानून ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है। तो जब पढ़ाया नहीं जाएगा बच्चे को, नहीं तो पढ़ा तो रही है पड़ेगा। तबलीगी जमात वाले सर, हर जगह पे वो जलसे करते हैं, पढ़ा तो रही है, फिर क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ना कि असल में तबलीगी जमात के अंदर मैं रहा हूं, मुझे अंदर से दुख है। मैं क्यों चंद बातें उनसे इख्तिलाफात की बात करता हूं कि मैं समझता हूं कि इस वक्त मसलों की जरूरत नहीं है, इस वक्त जहाद की जरूरत है। तो जो चिमटे हुए हैं मसले के साथ, अब वो मसले के साथ ही चिमटे रहे, फिर अल्लाह जल्ले शान उस हद तक मदद नहीं करेंगे, उस हद तक दुआएं कबूल नहीं करेंगे। इसलिए तबलीगी जमात वाले भी उस मकाम पे नहीं पहुंच सके जिस जो मकाम उनका था, या जो जहां उन्होंने पहुंचना था। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक मुसलमान की इज्जत जो है ना वो रसवा हो रही हो और मैं मसल्ले पे बैठ के दुआ मांग रहा हूँ। नहीं, उस वक्त मुझे तलवार निकालने का हुक्म है। तो इसलिए असल मसला क्या है कि मेरे अंदर भी फतूर है। मैं भी ये कहता हूं कि मैं जो काम कर रही है तबलीग जमात, ठीक है, अच्छा कर रही है, मगर अब उसको इसके आगे हट के 2 कदम आगे निकलना चाहिए था, जो नहीं निकली। उसमें सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है, हमारे अमीरों का, जो हाजी वहाब साहब थे, और उनके बाद जो है ना थोड़ा सा शराजा बिखरा है। क्योंकि हाजी अब्दुल वहाब साहब बड़े सही मुनज़्ज़म तरीके से इस तंजीम को लेके आगे चल रहे थे और वो कुछ करना चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर। अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया, जितना वो कर गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अब वो अमीर की कमजोरी है, अब अमारत उस लोगों के हाथों में नहीं है जो इतने बड़े मुजाहिद हों। ये है सूरत हाल। असल बात होती है ऊपर जो बैठा होता है कुर्सी के ऊपर, तो उसकी डगर पे चलना होता है सामने। बहुत शुक्रिया चीमा साहब का। नहीं, फलस्तीन में मौत बांटी गई, वहाँ पे अमेरिका ने या जिसने भी मदद की, जिस तरह मैदान में खाना रख दिया गया, वीडियो आ रही है, और उस खाने को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ें पड़ी थी, लोग कई अपनी जान से चले गए। इतनी बड़ी तजलील की गई, वो वीडियो देख कर आपको भी अफसोस होगा। अभी चीमा साहब की बात दुरुस्त है, मुसलमानों की जो हालत बन चुकी है, काश ये इंसानियत को समझते, ये समझते कि इंसानियत किस तरह तजलील नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल चीमा साहब ने ठीक कहा, जब रिश्वत की कमाई होगी, 2 नंबर कमाई होगी, तो फिर दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। आपको मैंने पिछले दिन बताया था कि लोग चोरी भी हज पे जा रहे हैं। ये तो हमारी हालत है। चैनल को सब्सक्राइब कर, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कराची में ज़लज़ले की इत्तला है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद, उनसे पूछेंगे, सर थोड़ा सा बताएंगे ये ज़लज़ला आया पाकिस्तान कराची शहर में? जी बिल्कुल। अभी से कुछ देर कबल जो है कराची में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, और जो रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत है वो 3.6 बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि सिंध के दारुल हुकूमत जो कराची है उसमें काफी जगहों के ऊपर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जो मेन इसका मरकज था वो कायदाबाद का इलाका है, वहां पर इसकी जो है गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में रिकॉर्ड की गई। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है 3.6 शिद्दत का जो ज़लज़ला था, और किसी भी किस्म की कोई भी तक नुकसान की कोई इतना मसूल नहीं हुई। अच्छा, आज एक वीडियो मैंने देखी थी, क्या हुआ वहां पे? कोई आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, क्या मामला था सर? जी बिल्कुल, ये जिला अटक पिंडी खेब के गांव कसरा में 2 से 3 रोज कबल जो है वो जो TLP की क़यादत है वहां पर उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दी कि यहाँ पर जो कादियानी कम्युनिटी है उनकी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उनकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल जो मुसलमान हैं, उनके ईमान को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत परेशानी का आलम है। तो उन्होंने थाने में जाकर दरखास्त दी। तो दरखास्त देने के बाद मुतलका SHO ने जब सारी इंटेरोगेशन की तो उन्होंने इस बात का मतलब ये बताया
कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, अगर आप मेरे को ऐसी इतला होगी तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों ने इनको वापस भेज दिया, जिसके बाद उन लोगों ने वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया और शाम को दोबारा जाकर वहां पर दरखास्त देने की कोशिश की और पुलिस ने उनकी दरखास्त को कबूल कर एक्सेप्ट करने की बजाय जो है उनको वापस फिर भेज दिया। जिसके बाद तरीके लबैक के जो वहां पर लोग थे उन्होंने वहां पे धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जफर चौक जो है वहां पर तरीके जो लबैक है उन्होंने धरना दे दिया था और वहां पर वो मुसलसल बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है उनको पहले 1 या 2 दफा कोशिश की थी समझाने की कि वो ये रास्ता छोड़ दे, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो जब बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने को तैयार ना थे तो फिर पुलिस ने वहां पर मुजाहिरीन के ऊपर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस फेंकी। नहीं तो ये उनके ईमान ईमान को जो खतरा था, जज्बात मजरूह हो रहे थे, तो पुलिस ने कह तो दिया था कि आपके जज्बात को कोई खतरा नहीं, तो फिर धरना देने का क्या मकसद था? जी बिल्कुल, उनकी यही वजह है कि टीएलपी का जो मेन एक थीम है या उनका एक पीछे जो मोटिव है वो यही है कि जब भी हम किसी भी थाने में या किसी भी इलाके में जाके कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ कोई दरखास्त दें या कोई नारेबाजी करे तो पुलिस हमें फौरी तौर पे सपोर्ट करे और हमारी हर बात को माने। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है वो एक बड़े बाशऊर मुसलमान है और हमारी बात पर फौरी तौर पे अमल हो गया है। अच्छा, तो वो दरखास्तें तो इतनी ज्यादा दी हुई हैं, ये आज आपने भी 2 भेजी मुझे, ये कहाँ की दरखास्तें हैं जी? जी आज भी जो सियालकोट का 2 नवाही इलाके थे, एक मोतरा और एक उसके अलावा एक और करीबी गांव है उसके, वहां पर भी जो इलाके के थाना है वहां पर भी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर टीएलपी की तरफ से दरखास्त दी गई थी और उसमें ये बताया गया था कि ईद उल अजहा करीब है और जो कादियानी है उनको पाबंद किया जाए कि वो ईद की नमाज अदा ना कर सके और साथ ही कुर्बानी ना कर सके। और उनको बाज़ाब्ता तौर पर हमने तहरीरी तौर पर यह दरखास्त दी है कि आप इस पर अमल करें वरना फिर यहाँ पर नक्शे अमल का खतरा पैदा हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइए, ईद में अब 4-5 दिन रह गए हैं, इतना लंबा अरसा नहीं है, तो ये दरखास्तों का सिलसिला भी जारी है। आप क्या देख रही है कि अभी और भी इसमें कोई तेजी आएगी? जी बिल्कुल, जब तक जो है वो ईद नहीं हो जाती तब तक तो जिस तरह पहले की तरह आपको पता है कि काफी ऐसा जो कादियानी कम्युनिटी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। उनको बार बार नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको जो उनकी इबादत गाह के जहाँ पे इबादत करते हैं वहां से रोका जा रहा है, उनके कस्बे तोड़े जा रहे हैं। तो ये भी अब एक बड़ा इवेंट है ईद उल अजहा का, तो ये तो बाकायदा तौर पे उनकी यही कोशिश होती है कि ये लोग कुर्बानी ना करें और इस तरह की कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। कल आपको एक रिपोर्टरली छोटा सा वाकया बता देता हूँ कि हमें रिपोर्टरली इतला मिली कि जो है वो ये गुजरांवाला के करीब एक इलाका है, वहां पर एक घर के बाहर बकरा बंधा हुआ था। तो वो घर पे काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने अपना बकरा खोल के सामने घर की जो सामने घर था उसके पाइप के साथ बांध दिया और वो जो सामने घर था वो कादियानी कम्युनिटी के अफराद का घर था। और वो बकरा जब वहां पर बंधा हुआ देखा तो उन्होंने वहां पर उसकी मूवी बनाकर तो 115 पे कॉल कर दी और पुलिस वहां पर आ गई कि आपने बकरा लिया है। तो वो सामने जो अफराद थे उन्होंने कहा कि हमारे घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो हमने खुद वहां पर सामने बांधा, ये इनका बकरा नहीं हमारा बकरा है। तो वो बड़ी मुश्किल से उनको इस बात की तसल्ली देना पड़ी और पुलिस को ये दिखाना पड़ा कि जनाब ये बकरा आपका है। वो बार बार उनसे यही तकादा कर रहे थे कि आपके पास कोई रसीद है, कोई चीज है, कोई सबूत है कि हम ये बात माने। तो आप ये देख लें कि यहाँ तक इनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया कि अगर कोई शख्स किसी के घर के बाहर भी बकरा बांध देता है और उसका तल्लक कादियानी जमात से है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है बिना इस इस्तेमाल के या बिना इस चीज के। तो इसी चीज को लेकर वो आगे चल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इनको मजीद दबा सके। मतलब पैसा सुट के लड़ाई लैन का प्रोग्राम है, पंजाबी च कहते हैं। जी जी अच्छा, आप कह सकते हैं ऐसे ही कह। तो ये अब बाहर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बकरा कोई और ही ना बांध जाए और नया ही प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। ये भी एक नया आपने अच्छा हुआ इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया, ताकि एहतियात करनी चाहिए। बकरा किसी का हो बांध उनके घर के बाहर जाए तो एक और कहानी शुरू हो जाए नई ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हालात है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बकरे शकरे ले रहे हैं तड़ातड़? जी आज क्योंकि छुट्टी थी आज खासी मंडी में तेजी रही और बहुत ज्यादा रश रहा है। जैसे आज लग रहा था कि जैसे सारा शहर ही आज जो है वो बकरे और वो गाय और वो छतरे वगैरह खरीद लेगा। तो आज जो व्यापारी थे वो काफी खुश थे और लोगों के अंदर भी खासा एक जो खुशी का इजहार था। वो कह रहे थे कि आज छुट्टी का दिन है और हमारी यही कोशिश थी कि 4 से 5 दिन ईद में रह गए तो हम बकरा या कुछ छतरा परचेज कर सके। तो काफी मिला जुला रुझान है, काफी लोग हैं जिन्होंने तकरीबन ये शिकवा किया कि
हमें जो 70-80 हज़ार रुपये में जो बकरा मिल जाता था, इस वक्त वो 1.25 लाख रुपए का मिलता है। और बाज़ लोग ऐसे भी खुशकिस्मत हमसे हमें मिले हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो कहते हैं हमें 60,000 रुपये में, 70,000 रुपये में बहुत अच्छा छतरा मिल गया है। और हम खुश हैं कि हमारी जो जो ये एक पैसों की जो जरूरत है, हमारे पैसों के अंदर ही, हमारा बजट के अंदर ही सारा बकरा खरीदा गया और हम इसको आराम से कुर्बानी कर सकेंगे। तो आज जो है वो काफी ज्यादा तेजी आई थी मंडी के अंदर। व्यापारी भी आज बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा रश रहा है। जो मेन बांगा मंडी है, लाहौर के जो अतराफ में बड़ी मंडी है, चलो के इलाके में जो एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मंडी लगाई गई थी, तो आज खासा जो है वो तेजी का रुझान आया है। अच्छा सर, जो यहाँ और क्या हालात चल रहे हैं? ईद की वजह से छुट्टियां भी आ रही हैं, तो लोग शॉपिंग के लिए भी खूब निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, आज क्योंकि एतवार का दिन है और छुट्टी का दिन था, तो आज तमाम बाजार खुले हुए हैं और लोग जो है वो बाजारों में शॉपिंग भी कर रही है। खवातीन बाजार में जो खरीदारी की जरूरत की चीजें हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं। और जो है वो आज किसी भी तरीके से ये महसूस नहीं हो रहा कि आज एतवार का छुट्टी का दिन है, क्योंकि इसके बाद तो एतवार जो है वो ईद वाले दिन में शामिल होगी। क्योंकि जुम्मे वाले दिन में गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है कि जुम्मे को हज की छुट्टी होगी और हफ्ता एतवार और पीर 3 दिन ईद की छुट्टियां हैं। चौथे दिन फिर जो है वो दोबारा दफ्तरी काज में दफ्तर लगेंगे। तो आप पीछे जो दिन रह गए हैं, तो कोशिश यही है कि जो है वो अपने टाइम पे खरीदारी कर सके। तो आज का दिन जो है वो बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा अच्छा रहा है। बाजारों में गहमा गहमी पी रही है और मार्केटों में जो है वो व्यापारी भी आज खुशी का इजहार कर रहे थे कि आज उनके पास लोग आए हैं और हमारा कुछ सामान बिका है। मौसम कैसा सर? गर्मी की क्या सूरत हाल है यहाँ? जी आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। आज तकरीबन 43 दर्जा जो है हरारत के ऊपर चला गया था, 43 जो है वो। और बहुत ज्यादा लू चल रही थी। और जो मंडी थी उस वक्त तो बहुत ज्यादा, जब हमने विजिट किया था उस वक्त इतनी ज्यादा लू चल रही थी कि बाहर जो है खड़ा होना बहुत मुश्किल था। क्योंकि अब जून का महीना शुरू हो गया है और जून के अंदर जो है वो गर्मी अपने रूज पर होती है। लाहौर के अंदर खसूसन 44-45 पे दर्जा चला जाता है। तो आज अगर हम निस्बत पहले की निस्बत बात करें तो आज का दिन जो है वो गर्मी के लिहाज से थोड़ा सख्त था। तो प्यास की भी शिद्दत बहुत ज्यादा रही है। जो लोग थे वहां पर खड़े होकर बार बार पानी की तरफ देख रहे थे, कोई शरबत वाला मिल जाए, कोई लस्सी वाला मिल जाए। तो आज जो है वो गर्मी का पहला दिन था। लेकिन महकमा मौसमियात ने ये बात बताई है कि 4 जून से लेकर और 8 तारीख तक जो है लाहौर और इसके मज़ाफात में, जैसे शेखुपुरा है, सियालकोट और बाकी जो इलाके हैं, वहां पर तेज आंधी के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। सर ये बताइए कि बिजली वगैरह आ जा रही है या कोई अभी कम जाती है? जी जो लाहौर के अंदर जो बिजली का शेड्यूल है वो उसके मुताबिक जो है लाहौर में हर पीर वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और हर हफ्ते वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये एक मुस्तकिल शेड्यूल है जो कि लाइट का बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा बीच में जो बाजारों का इलाका है, जैसे जहाँ पर ज्यादा बाजार है, बाजारों के अंदर कमर्शियल जगह के अंदर जो लाइट है वो रात को 8 बजे जो है वो चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये अनाउंस किया गया था कि दुकानदार जो हजरात है वो रात को 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे। तो इस वजह से लेस्को जो है वो 8 से 9 या 8 से 10 बजे तक जो है वो लाइट को जो है वो भेज देता है। लेकिन अब यहाँ पर लोगों ने, दुकानदारों ने यूपीएस का और उसका जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ है, इसलिए उनको ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन लाइट जो बाजार है, जहाँ पर मेन पिछड़ा हो गया, नारकली हो गया और इकबाल टाउन हो गया, यहाँ पर जो है वो आम रूटीन से हटके 8 बजे लाइट चली जाती है। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी यूपीएस की वजह से और जनरेटर की वजह से वहां पर महसूस नहीं होता। लेकिन आम रूटीन में हफ्ते वाले दिन और पीर वाले दिन जो है वो लाइट जाती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। तो बकरा जो भी लोग खरीदें, खासकर अहमदी, तो वो एहतियात भी करे और अपने घर के बाहर भी ध्यान रखना है। और जो ज़िम्मेदार है उन्होंने भी देखना है कि कोई शरारत के साथ, क्योंकि शरारत भी करनी है ना, ज़ाहिर है कि बहाना तो ढूंढना लड़ाई झगड़े का। और अभी आपने सुन लिया जो वाक़या बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने, कि ना ख़रीदा बकरा, किसी ने बांध दिया, तो पुलिस उनके घर आ गई। और फिर ये कि तहकीकात जो करनी है वो भी एक बड़ा अमल है। पुलिस को जब कहा जाता है कि जनाब ये बकरा इनका है, तो अगर ना माने तो फिर पुलिस वाले भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि सच तो वहाँ पे मुश्किल है बोलना। नाज़रीन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4-5 दिन रहते ईद के। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। रूस के अंदर जाकर यूक्रेन ने हमला किया और इतना बड़ा ख़तरनाक हमला किया। बताया जा रहा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है
इससे पहले ऐसा हमला नहीं हुआ। 40 तैयारे तबाह कर दिए रूस के, यूक्रेन ने। और ये भी मैं बता देता आपको कि अब जो रूस है वो बड़े गुस्से में है, और उसने कहा था कि अगर इस तरह का कोई हमला हुआ तो यूक्रेन वाले तो नहीं कर सकते, यूरोप की तरफ से कोई ना कोई मदद की गई है। और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जर्मनी की तरफ से पूरी मदद की जा रही है यूक्रेन की। और जो चीज़ें सामने आई है, ये 40 तैयारे कैसे तबाह किए गए हैं, ट्रकों में कुछ ड्रोन गए हैं उस तरफ, और वहाँ जाके ये ड्रोन चलाए गए हैं। और ये वहाँ से अभी तक इत्तला मिल रही है कि काफ़ी बड़ा रूस का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से रूस में इस वक्त खलबली मची हुई है। और अब जो